हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एक्सरसाइज। जो चैप्टर के अंदर एंड एक्सरसाइज दे रखी है हमें, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात है इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। अब इस बात को किस तरीके से बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, हर एक पेज को आराम से समझेंगे। और 2D प्लेन हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है 2D प्लेन के लिए हम पढ़ रहे हैं। 3D प्लेन के लिए आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। मे भी अगर अपडेट आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर भी पढ़ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई ये आपका जो अभी तक आपने पढ़ा था उसके अंदर आपको एक रूम था और एक बाथरूम था, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हुआ था। ये आपकी एक्स एक्सिस थी नीचे वाली, और ये आपकी बेटा वाई एक्सिस थी। यहाँ पे दिख रही है, ये वाई एक्सिस के राइट में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट था। यस और नो? याद आ रहा है? चलो फिर नाउ अब हमें यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई ये पूछे कि W1 और W2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं W1 पॉइंट एंड W2 पॉइंट, ये कहाँ है? एक्सिस पे हैं। मे बी दैट दे आर ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर कोई आपसे B1 और B2 के बीच में डिस्टेंस पूछे तो आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किया है क्वेश्चन, है ना। तो B1 और B2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर आपके दो पॉइंट किसी एक्सिस पे हैं तो आप उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? मैंने कहा अभी समझाता हूं भाई, बड़े प्यार से समझेंगे। देखो आपके पास एक पॉइंट है W1 और एक पॉइंट है W2। अब W1 पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं अपन। W1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताओ भाई, जरा आराम से तसल्ली से बताना। ये पॉइंट आपका बेटा एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएंगे। सिमिलरली W2 भी आपका एक्स एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, तो आप इसको लिखेंगे 7,0। हाँ, D1 भी ले सकते हैं। तो आपने कहा सर कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए 3,0 एंड 7,0, 3,0 एंड 7,0। तो जब आपका दो पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 - 3 इक्वल्स टू 4। तो ये जो 4 है, ये इन दोनों के बीच में 4 यूनिट का गैप है। 4 यूनिट्स का क्या है बेटा? गैप है। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कहूं कि B1, एक काम करते हैं B2 को और F को ले लेते हैं। जो टॉपिक समझना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं पहले। तो मैंने कहा भाई एक पॉइंट है आपका B2, वो है वाई एक्सिस पे। सिमिलरली एफ भी एक पॉइंट है, वो भी बेटा आपका वाई एक्सिस पे है। तो B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? 0,4। वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली एफ पॉइंट है वो 9 पे है, तो आप कहेंगे 0,9 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखेंगे सर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, और y कोऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 - 4 दैट इज 5। तो इन दोनों के बीच में 5 यूनिट्स का गैप है। तो ये तो हमने समझ लिया कि सर अगर दो पॉइंट किसी एक्सिस पे हैं, मे बी वो एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने दोनों पॉइंट लिए हैं, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिए। मैंने कहा यस। अगर दो पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे होते तब भी उनके बीच में डिस्टेंस ऐसे ही निकालते क्या? मैंने कहा यस बेटा। कैसे? देखो, मान लो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -7,0, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो -2,0। तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में है दोनों, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालिए। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की जाती है। तो आई थिंक सो -7 छोटा है -2 से, तो बड़ी वैल्यू है -2, उसमें से माइनस किया मैंने छोटी वैल्यू को। तो आप लिखेंगे -2 और माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर नम साइन माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट ओपन करने के लिए। तो ये हो जाएगा +7। तो आंसर आ गया 5। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है बेटा? 5 यूनिट। सर ये जरूरी है क्या कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। -7 में से माइनस कर लो -2, तो आंसर आएगा -7 + 2 दैट इज -5। बट अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस होती है क्या? नहीं सर, पॉजिटिव ही लेते हैं, तो 5 यूनिट ही हम लेंगे। ओके,
सिमिलरली बेटा अगर वाई एक्सिस पे भी दो नेगेटिव पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच में भी डिस्टेंस ऐसे ही निकलेगी। चेक करें। चलो मैंने कहा सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -4 और एक मान लो डी पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -9 ले लेता हूँ। तो आपने कहा सर देखो ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का 0 है, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो मैंने कहा -4 में से माइनस कर लेते हैं -9, तो ये हो जाएगा आपका -4 + 9 और आंसर विल बी 5। अरे हर जगह 5 यूनिट ही कैसे आ रहा है? तो आपने कहा सी और डी के बीच में कितना गैप है बेटा? 5 यूनिट्स का गैप है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो हमने कहा कि एक बात तो हमें समझ में आ गई जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली है, सॉरी प्रीवियस एक्सरसाइज तक पढ़ ली थी कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। वो अगर दोनों पॉइंट किसी एक्सिस पे हैं तो इजीली निकल जाते हैं, बट अगर वो एक्सिस पे नहीं है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपको एक ट्राइंगल दिया है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सर जरूरी है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ेंगे? मैंने कहा देखो पॉजिटिव बातों को पढ़ना बड़ा आसान होता है, फिर हम नेगेटिव पे भी चलेंगे। तो ये आपका बेटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ADM, नीचे लिखा हुआ है इसलिए ADM बोला मैंने। देखो ये कह रहा है ट्राइंगल ADM है और वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। हमने कहा ठीक है, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं था। एक बार इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AD, DM एंड MA? आपने कहा सर देखो ए पॉइंट जो है वो किसी एक्सिस पे नहीं है, डी पॉइंट भी किसी एक्सिस पे नहीं है, तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट 0 ही नहीं है। हमने कहा यार ये बात भी सही है। सिमिलरली ए से एम की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? पहली बात तो ये, तो इसके लिए देखो इसने एक बात भी बोली है, इन मूविंग फ्रॉम A टू D what distance has been covered along the x axis? इस लाइन को समझते हैं। देखो मैं बात डिस्टेंस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे वो बात समझनी है ना। और यही CBSE तुमसे चाहता है इस बुक को डिजाइन करने के लिए। उसने ये एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो और वो लॉजिकल चीजों को समझ सके, सोच सके, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कंपलसरी हो जाता है ना, कि समझ के करे। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बस एक क्वेश्चन पढ़ा और उसको सोल्व कर लिया, बात खत्म। आप एंड एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो इन सभी छोटी छोटी बातों की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे रटना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो अगर समझना है तो प्लीज मुझे टाइम देना पड़ेगा और आपको भी टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। तो देखो भाई ये कह रहा है कि अगर आप A से D का तरफ मूव करते हो तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी डिस्टेंस कवर करते हो। मैंने कहा ये क्या पूछ रहा है भाई? मैंने कहा देख भाई A यहां पे है तो इसको मैं नीचे लेके आता हूं, तो A पहुंचा 3 पे एक्स एक्सिस पे, और D को नीचे लेके आए तो D पहुंचा 7 पे। तो मैंने कहा कि भाई देखो एक्स एक्सिस पे तो मैं इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 - 3 = 4। तो हमने कहा सर देखो A से D की तरफ जाना है और अलोंग एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? 4 यूनिट्स कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? मैंने कहा ठीक है ए को पकड़ के इधर ले चलते, ए यहाँ पे पहुंचा 4 पे और डी को इधर लेके आए अपन, तो डी पहुंचा बेटा 1 पे। तो आपने कहा सर ए डी अलोंग वाई एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? बताओ जरा कैसे निकालोगे? वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 4 - 1, 4 - 1, और यहाँ पे भी देख सकते हैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही निकाल रहा हूँ और मैंने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही निकाला था, है ना, बट तरीका अलग था ये समझाने का। तो दैट इज 3 यूनिट्स। अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, क्या पूछा है? कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस AD? क्या ये जो दो डिस्टेंस आपने पता किए हैं 4 यूनिट और 3 यूनिट, ये आपकी हेल्प कर रही हैं कि आप A और D के बीच में डिस्टेंस निकाल सके? तो हमने कहा कि सर देखो अभी तक की इन्फॉर्मेशन में तो ऐसा कुछ लगा नहीं हमें कि हम A और D के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि भाई देखो A से D जाना है, या तो हम A से D यहां से होके जाए। अब अगर यहां से रास्ता ही नहीं है तो कहां से जाएंगे? तो हमने कहा कि एक बड़ा प्यारा रास्ता होता है। क्या होता है कि आप A से चलो या तो नीचे चलो, और जहां D भी आए सामने से इधर एकदम सीधा चल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, या फिर A से इधर चलो और यहां से D भी ऊपर की तरफ आए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो बेटा जी,
हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब टॉपिक खत्म होगा और वीडियो खत्म होगा ना तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये दो डिस्टेंस चल के आया मैंने कहा हाँ। तो ये डिस्टेंस है आपकी कितनी भाई, 4 यूनिट, और ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये भी 3 है और नीचे वाली 4 है। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल बना लूँ, यहाँ पे भी बना लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस राइट एंगल में यहाँ पे मान लो मैंने सी लिख दिया, सी नहीं है ना अपने पास, और यहाँ पे आप मान लो ई लिख देते हो। तो आपने कहा सर देखो ये एक ट्राइंगल बना ए सी डी, और वो ए सी डी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे दो साइड पता है, एक 3 है और एक 4 है। तो क्या मैं तीसरी साइड पता कर सकता हूँ? आपने कहा सर ये टॉपिक तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत माइनर टॉपिक और पढ़ा है हमने कभी। मैंने कहा यस बेटा, देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उस राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, इन दो साइडों पे राइट एंगल बन रहा है, तो एक साइड को हम बेस बोलते हैं और एक साइड को क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैं PER लिख रहा हूं। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यस और नो? हाँ जी सर कहते हैं। मैंने कहा कि इनको, इनमें से कोई दो साइड अगर तुम्हें पता है तो थर्ड साइड पता करने के लिए एक थ्योरम थी, कभी पढ़ी हो तुमने, याद हो तो बताओ उस थ्योरम का क्या नाम है। अगर आपको राइट ट्राइंगल में दो साइड पता है, कौन सी भी दो साइड, और आपको थर्ड साइड पता करनी है, तो कौन सी थ्योरम थी जो आपने पढ़ी थी जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं? तो आपने कहा सर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे उसका नाम दिया गया है बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट तो किए हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर में एक रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? मैं तब तक नाम लिख देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दें मुझे, मेरे को समझ में आ जाए कि बच्चों को डाउट आ गया है, तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। अब लॉन्ग वीडियो में तो एडिट नहीं कर सकते ना अपन, तो जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो में उन डाउट्स को कवर करते 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 हम सारी चीजें समझ लेंगे। ओके, और इन फर्दर क्लासेज में जब हम रिवीजन करेंगे तब भी समझ लेंगे उनको। तो आपने कहा देखो सर यहाँ पे क्या समझना है, कि मैंने कहा भाई देख ये यूनिट, ये जो डिस्टेंस है ये तो है 3 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 4 यूनिट, यही है पक्का? चेक कर ले एक बार। तो आपने कहा देख लो सर, नहीं गलत लिख दिया सर आपने, नीचे वाली 4 है इधर वाली 3 है। मैंने कहा ओके बेटा, ये 3 था और ये 4 था, तो ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। तो आपने कहा सर देखो बेस की वैल्यू तो 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो दैट इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, इट इज 25। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 आया है, बट आपको तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर पावर को उधर भेजेंगे तो वो बन जाएगी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। वैसे तो प्लस माइनस 5 होता है, बट हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो +5 ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 यूनिट। ओके, समझ में आ गया सब, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, अगर आपने ये सी लिया है, यहाँ पे राइट एंगल बनाया है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? पहले तो ये बताओ। अरे समझते समझते चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना, इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट जगह ही देंगे हम टाइम। भाई सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कमेंट कर सकते हो, देखो भाई जितना इंटरेक्टिव रहोगे मेरे साथ, समझोगे, बोलोगे, मन ही मन में बोल लो, ऐसे तो बोलोगे तो घर वाले कहेंगे पागल हो गया है ना, तो मन ही मन में बोलो, अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने कहा सर देखो ये जो सी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे तो 3 पे मिल रहा है और वाई एक्सिस पे 1 पे मिल रहा है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,1, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं था। ये यूनिट हमारी 3 है, 4 - 1, और ये है 4, तो हमने पता किया ये आ गई 5। सिमिलरली आप यहाँ एम से भी दो राइट ट्राइंगल बना सकते हैं, एक तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, देखो जरा बना सकते हैं, और एक यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे ई पॉइंट मैंने लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है बताइए सर। देखो ये एम तो जाके मिल रहा है 6 पे और ई जाके मिल रहा है 1 पे, और इन दोनों का गैप है 5 यूनिट, 6 - 1, तो ये आंसर आ गया 5 का। मैंने कहा वेरी गुड। सिमिलरली डी नीचे आके मिल रहा है 7 पे
और ई नीचे आके मिल रहा है 9 पे, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपने कहा सर देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, या पहले 2 लिख लो, 5 लिखो, एक ही बात है। देखो राइट एंगल जहाँ होता है उसमें किधर को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं, है ना, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तब तक। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, आंसर इज 29। तो आपने कहा सर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, क्या करें? मैंने कहा ठीक है अंडर रूट 29 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी अंडर रूट में 29, और ये डिस्टेंस आई थी 5। अब एक बात बताओ, क्या आप ए डी निकाल सकते हो घर पे बैठ? ए एम निकाल सकते हो? तो सबसे बड़ी बात, राइट एंगल किधर बनाएंगे सर हम, है ना, ये तो प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है ना ये तो आप मेरे को एक बच्चे ने कहा सर देखो एम से मैं इधर आया यहाँ पे और ए से भी यहाँ पे पहुंचा तो बन गया राइट एंगल। मैंने कहा वाह यार। सिमिलरली एक बच्चा बोला सर मैं यहाँ से इधर चला, इधर चला 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 और यहाँ पे आके मिला, ऊपर से एम आके यहाँ मिला और यहाँ पे भी राइट एंगल बन गया। मैंने कहा वाह। मान लो मैं इसको इधर से करता हूँ, एफ पॉइंट ले लिया, भाई मुझे बता एफ से लेकर एम के बीच में कितना गैप है? सर एफ तो मिल रहा है 3 पे, एम मिल रहा है 9 पे, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। सिमिलरली एफ और ए के बीच की बात कर रहे हो, ए मिल रहा है 4 पे, एफ मिल रहा है 6 पे, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 यूनिट। तो ये हमारा मान लेते हैं बेस, ये है हमारे परपेंडिकुलर साहब, और ये हमारे हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा सर देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इट इज 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40। इसको अंडर रूट 40 रहने दो एक बार, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा सर ये आ गया अंडर रूट में 40। अरे सर एक बात बताओ, जब भी कभी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो यही कलाकारी करनी पड़ेगी क्या? मैंने कहा नहीं, यही तो तुमसे पढ़ाना चाहता है, समझाना चाह रहा है तुम्हें, कि जब भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाली जाएगी, किसी भी क्वाड्रेंट की बात हो रही हो, ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही हो, या फिर नीचे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही हो, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे वो पॉजिटिव थे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव मिलेंगे, फोर्थ में जाओगे तो ओनली वाई के कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेंगे, तब भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें। ओहो सर ये तो बहुत ही भारी काम है सर। मैंने कहा इसको सिंपल करेगा, चलो फिर इसको सिंपल कैसे किया इसने? कहा कि देखो आपके पास एक पॉइंट है ए, मैंने कहा हाँ, एक पॉइंट है डी, ओके, और एक पॉइंट है एफ। ये आपकी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। मैंने कहा ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एक्स कोऑर्डिनेट्स के अलोंग डिस्टेंस है, हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अब ये मान के चल रहा है कि y2 बड़ा है ना, ये मान के चल रहा है कि y2 इज ग्रेटर देन y1 एंड x2 इज ग्रेटर देन x1। इस बात को मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा, एक बार ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये कह रहा है कि आप जब भी a और d के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मान लो ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस और नो? आपने कहा यस। मैंने कहा भाई बेस स्क्वायर कितना है? तो आपने कहा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? दैट इज y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को h लिखा, इनको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ मैं इसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अंडर रूट। ये हो जाएगा भाई स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट और इन दोनों पे लगेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब कोई बच्चा ये सोच रहा है क्या कि अंडर रूट में a प्लस बी होता तो उसको मैं सर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी नहीं लिख सकता क्या? नहीं लिख सकते। अगर अंडर रूट में a इंटू बी है तो मैंने कहा यस, तब लिख सकते हो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी। अब जब आप क्लास 11th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सर ऐसा हमेशा तो नहीं लिख सकते, आपने हमें गलत पढ़ाया है सर 9th क्लास में। मैंने कहा नहीं, गलत नहीं पढ़ा है, अभी जितनी रिक्वायरमेंट उतनी बातें बताई जा रही है तुम्हें। तो हमें क्या कह रहा है कि जब भी आपको दो पॉइंट्स के दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट हो,
उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर लो, x2 माइनस x1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर लो, y2 माइनस y1, और उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर जो है उनका प्लस करके अंडर रूट ले लो। मैंने क्या कहा, आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना है, आपको उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर करना है, प्लस करना है और अंडर रूट लेना है। अब यहां पे अगर सर मैं y1 माइनस y2 ले लेता तो मैंने कहा भाई इसका स्क्वायर करने वाला है, हाँ, तो y1 माइनस y2 करोगे, मान लो एक है 4 और एक है 6, तो आप 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आएगा, 6 माइनस 4 करोगे तो भी तो +2 आएगा, बट इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 ही करें, अगर आप x1 माइनस x2 कर लेते तो भी कोई दिक्कत है नहीं होने वाली है। तो हमने कहा वाह ये फॉर्मूला बड़ा इजी है, कैसे सर, मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते पहले, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो देखो क्या कहना चाह रहा है भाई, मान ले एक पॉइंट है तेरे पास ए, या फिर एक काम करता हूं मैं, है ना, नए एग्जाम्पल क्यों ले, यहाँ पर पुराने वालों से काम चला लेते हैं। यहाँ पे देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 7,1। मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली थी 5, आई थी कि नहीं आई भाई, आई थी। अभी इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप मान लो x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो आपको समझ में आ रहा है x1 कौन है 3, y1 कौन है 4, x2 कौन है 7, y2 कौन है 1। तो आपने कहा कि सर AD डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही पढ़ा अपन ने। निकालो जरा, कैलकुलेट करते हैं, 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस -3 का स्क्वायर। तो एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन आती है, देखो यहाँ पे पावर 2 है, 2 इवन नंबर है क्या, हाँ, तो कभी भी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर आएगी तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ओके। अदरवाइज -3 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे लिखते हैं पता है, स्क्वायर का मतलब होता है जो बेस है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू -3 होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये सुनो, तो ये भी एक समझ सकते हो आप। तो आपने कहा ठीक है सर -3 का स्क्वायर प्लस आएगा, तो हमें 3 का स्क्वायर ही करना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया अंडर रूट में 25, दैट इज 5। क्या आंसर 5 ही आया AD? क्या हमें ज़्यादा कलाकारी करनी पड़ी? नहीं सर, हमें ग्राफ शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें उनके बीच में एक्स, वो दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना चले, वाई एक्सिस पे कितना चले, इतना सारा काम तो नहीं करना पड़ा, जल्दी से आंसर आया कि नहीं आया। अब एक बच्चा बोला सर देखो मेरे दिमाग में एक डाउट है, मैंने कहा क्या है भाई, बोला सर अगर मान लो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता x1 y1 तो भी आंसर सेम आता क्या। मैंने कहा वाह कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के कोऑर्डिनेट है 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कहाँ गया भाई डी, डी के कोऑर्डिनेट है 7,1। बेटा जी मैं इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ x1 y1, ठीक है। अब मैं ए और डी की डिस्टेंस निकालता हूं, दैट इज AD, तो स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे आप, तो दैट इज अंडर रूट x2 कौन है 3 है, x1 कौन है 7 है, तो 3 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4 है -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 और 3 माइनस 7 दैट इज -4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। भाई नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है क्या, क्यों आता है, क्योंकि पावर इवन है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में क्या आ गया भाई 25, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 5। तो आपने दो चीजें समझी कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालनी है। ये x2 y2 और x1 y1 किसी को भी ले लो दोनों पॉइंट्स में से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या ये लॉजिक क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। अगर एकदम क्लियर है और वीडियो पसंद आया और समझा एकदम समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें,
वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि हम पूरी बुक को ऐसे ही आराम से ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि हर एक बात को डीपली तरीके से समझाया गया है, तो ऐसे ही मैं कोशिश करूं कि एकदम हर एक बात को तुम्हें जहां तक हो सके वहां तक समझाई जाए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पे आपको एक डायग्राम गिवन है, और इस डायग्राम को देखिए, अपनी बुक में देखिए, और इसके ऊपर नीचे जो लाइंस लिखी हुई उनको देखिए एक बार, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें। तो बेटा जी, इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो आपको ये कहना चाह रहा है, जो बात हम कर चुके हैं पहले भी, कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो जाते हैं तो भी उनकी डिस्टेंस वही रहती है। क्या? यहां पे कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल था जिसका नाम था AMD। हमने कहा था भाई, क्या दिक्कत है उसमें, ये A, ये M और ये D। अगर मैं इसको y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर दूं, मतलब जितना ये इधर है उतना इसको इधर कर दूं, यहां से मतलब मिरर इमेज बना दूं, इसको मिरर बना दूं, y एक्सिस को क्या बना देते हैं अपन, मिरर। तो ये इधर देखो कितने यूनिट था, 1 2 3 यूनिट था, तो x एक्सिस पे 1 2 3 तो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और ऊपर तो 4 हाइट पे ही था। सिमिलरली ये इधर देखो कितने गैप पे था, 9 गैप पे था ना, x कोऑर्डिनेट 9 था, तो इधर भी 9 डिस्टेंस पे, बट -9 हो गया। ओके सर। सिमिलरली नीचे वाले को देखो, डी को, यहाँ पे 7 डिस्टेंस पे था डी, था कि नहीं भाई 7, तो यहाँ पे कितना हो गया, -7। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइट तो वही है ना उनकी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जब भी आप किसी शेप को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करते हैं तो ओनली उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। लाइन लिख लेना कहीं पे, ये हमसे पूछेगा भी, मैं आगे बताऊंगा। अभी तो फिर क्या बताया मैंने, अगर आप किसी शेप को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके जैसा ही दोबारा बनाते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 3 था वो -3 बन गया, 9 था वो -9 बन गया, और 7 जो था वो -7 बन गया है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो बेटा जी, काम की बात ये है कि अगर आपका ये ट्राइंगल इधर बना दूं मैं, तो यहां पे भी तो A से M डैश जो लाइन बन रही है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्या वो AM की इक्वल होगी? तो आपने कहा सर देखो, सीधी सी बात है, ये हमारे x1 y1 ले लेते हैं, और इनको हम x2 y2 ले लेते हैं। तो मैंने कहा भाई x2 माइनस x1 करेंगे, तो इसको प्रॉपरली कर लो, मैं आराम से तरीके से करें। चलो फिर, नहीं जल्दबाजी तो नहीं करनी है, कल को तुम ही कह दोगे सर समझ में नहीं आया था, है ना। तो मैंने कहा भाई देख, मेरे पास एक पॉइंट है M, जिसके कोऑर्डिनेट है -9,6। एक पॉइंट है आपका A, जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4। A पॉइंट है -3,4, ये हमारे x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x2 y2। MA या AM डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस, ये तो ये माइनस है, x1 भी माइनस का है, तो ब्रैकेट लगा लेता हूं -9, और इस ब्रैकेट को कर लेते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। सिमिलरली y2 माइनस y1, तो 4 - 6 है, डायरेक्ट ही पुट करना है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे हम, तो पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो -3 + 9 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 - 6 को डायरेक्ट -2 लिख दूं। चलो फिर -2 स्क्वायर, -3 + 9 कितना होता है? ऑब्वियसली कई बच्चों को दिक्कत है अभी भी प्लस माइनस में, अब है उसको संभालो भाई, जितना जल्दी हो सके उसको सोल्व करना सीखो। तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, 2 स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया अंडर रूट में 40। -2 का स्क्वायर +4 होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो MA कितना आ गया, अंडर रूट 40। तो आपने कहा सर देखो ये आया अंडर रूट में 40। हमारा थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू क्या आई थी, याद है? चलो चेक करके आते हैं। उससे पहले ये रही, देखो अंडर रूट 40 आई थी, तो ये हमने कहा ठीक है सर, बात तो पकड़ में आ गई, इतना बड़ा लॉजिक तो इतना जल्दी समझ में आ गया, अंडर रूट 40। मतलब यहाँ पे सिंपली ये समझाना चाह रहा है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव हो जाए तो भी डिस्टेंस वही रहती है, तो इसको इसने रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ओके, अब अगर तुमसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं
कि ये जो ट्राइंगल है इसको मैं वाई एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दूं इसका रिफ्लेक्शन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सोचो जरा, थोड़ा सा सोच लो, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन तो करने वाला हूं ही, फिर भी तुम सोच लो थोड़ा सा। मेरे को 1 मिनट का टाइम देना, मैं इसको थोड़ा क्रॉप करके अच्छे से लेके आता हूं तुम्हारे लिए। हाँ जी बेटा जी, सोचा कुछ? चलो मैं बताता हूँ क्या सोचना था। भाई अगर मैं इस डायग्राम को नीचे बनाऊं, तो यहां से ये जो पॉइंट है डी, वन हाइट ऊपर है तो ये वन हाइट नीचे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट इसका +1 था, अब बन गया -1। x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली m जो पॉइंट है वो है 9,6, तो ये पॉइंट जब नीचे कहीं पे आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m डैश बोल दो एक बार, और इसको हमने बोल दिया d डैश। तो आप एक बात बताओ, m डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा? नहीं होगा, दैट इज 9। बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर ये थोड़ी देर पहले तो ऊपर था, अब ये नीचे हो गया है 6 यूनिट, तो -6 हो जाएगा। सिमिलरली ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, तो आपने कहा सर ए के कोऑर्डिनेट नीचे मिलेंगे यहाँ पे कहीं पे, यस और नो? यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ए डैश बोल देता हूँ इसको। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब भाई देख प्लीज अब तो बता दो यार। तो आपने कहा सर देखो, एक्स एक्सिस पे तो 3 पे ही चल रहा है, बट वाई एक्सिस पे ऊपर था 4, तो अभी नीचे आ गया तो -4 हो जाएगा। तो हमने एक बात समझ ली कि सर अगर आप रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, तो इससे क्या होता है? हमने कहा भाई इससे क्या होता है, साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज। सिमिलरली अगर हम रिफ्लेक्शन करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? तो आपने कहा सर साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज, यस और नो? ये दो लाइन आप कहीं पे भी लिख ले, काम आएगी। क्यों काम आएगी देखना। ये बात वही है कि ए डैश से डिस्टेंस निकालोगे तब भी वही आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के भी करोगे तब भी वही आएगी। तो हमने कहा ठीक है, ये बात हमने समझ ली, ए डी डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ए डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये आपके x1 y1 ले लेंगे, इनको आप x2 y2 ले लेना, और प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना और सॉल्व कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो बेसिक्स के अंदर हमें गिवन है। What has remained the same and what has changed with this reflection? मतलब मैं इस डायग्राम को दोबारा लेके आता हूं, है ना, वहां उसके नीचे लेके चलते हैं और फिर समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है कि क्या सेम होगा। मैंने कहा यहां पे जो ट्राइंगल था और यहां पे जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल की शेप सेम है, शेप रिमेन सेम, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। जो बेसिकली शेप का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्राइंगल था वहां पे भी ट्राइंगल बनेगा, और जो ये ट्राइंगल था वही ट्राइंगल यहाँ बनेगा। एंगल ऑफ वर्टिसेज आर बी सेम, साइज भी सेम रहेगी, साइज सेम रहने वाली है। साइज मतलब एरिया सेम रहेगा, ये बोल सकते हो। तीसरी बात, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइड की जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी, साइड लेंथ सेम रहने वाली। हाँ। एंड वॉट हैज चेंज विथ दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन से चेंज क्या हुआ? सर चेंज क्या हुआ ये कैसे पता करें सर? मैंने कहा बताओ क्या चेंज हुआ, ये बताइए, बताओ। अब आया मजा, है ना? सर यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई। मैंने कहा क्या भाई? बोले सर यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट +9 था, ये -9 हो गया। मैंने कहा वाओ वेरी गुड। दूसरा, बस सर दूसरा सर पोजीशन चेंज हो गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अब ये सेकंड में आ गया, बात इतनी है। मैंने कहा यस, पोजीशन भी चेंज बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट में सेकंड पार्ट क्या चेंज होगा सर? वैल्यू या साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, ऐसे बोल सिंपली बोल देते हैं, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विल चेंज। अब वो डिपेंड करेगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे। दूसरा क्या चेंज हुआ? पोजीशन शिफ्ट हो गई है, पोजीशन इन प्लेन चेंज।
दो बातें हम बोल सकते हैं, बाकी आपको जो भी लगे आप बता देना, कमेंट करके भी बता सकते हो, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। मेरे दिमाग में तो अभी दो ही आ रहे हैं। अब मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी सेम, क्या ये ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी अगर मैं ट्राइंगल एडीएम को रिफ्लेक्ट कर दूं इन द एक्स एक्सिस इंस्टेंट ऑफ वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस के अलोंग चेंज है, तो आपने कहा सर देखो अभी आपने समझाया था, मैंने कहा क्या समझा दिया भाई मैंने ऐसा, बोले सर अभी देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इसको चेंज करके बताया था कि यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा ऐसे कुछ, ये सुनो अभी समझाया तुम्हें, तो क्या चेंज होगा और क्या नहीं चेंज होगा आप लिख सकते हो। वैसे तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। एक तो पहली बात, चेंज क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे सर। दूसरा क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी, बात खत्म। क्या चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगी, और बताइए, एरिया चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगी, और क्या नहीं चेंज होगी, साइड की लेंथ चेंज नहीं होगी। तो इसी के साथ अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूं तुम्हें एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब मैं समझाऊंगा तो प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आएंगी, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि एंड एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज 1.2 के एंड के बाद में जो बातें लिखी हुई हैं उनमें क्या क्या बुक हमें समझाना चाह रहा है, वो हर एक पॉइंट को हमने समझा है। आप एक बार बुक के अंदर जो बातें लिखी हुई उनको पढ़ लेना। तुम्हें कोई भी डाउट लगे कमेंट करके मुझे बता देना। ओके बेटा जी, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।